एनालाइज करेंगे, लेकिन बात कर लेते हैं जोमैटो के आईपीओ की। फूड डिलीवरी सर्विस देने वाली कंपनी जोमैटो का आईपीओ आने जा रहा है और इसमें इन्फो एज जो लिस्टेड कंपनी है 750 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी बेचेगी। पूरे डिटेल्स के लिए हर्षदा सावंत हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, चलते हैं सीधे उनके पास। हर्षदा, जोमैटो का ऐप तो हम सभी इस्तेमाल करते ही हैं और खासतौर पे लॉकडाउन में, बताइए क्या है डिटेल्स। प्रदीप, ये पहला यूनिकॉर्न होगा जो भारत में लिस्टिंग की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अब तक जो भी चर्चा हुई है इस पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम में वो यही हुई थी कि अगर लिस्टिंग होगी तो शायद नैस्डैक में होगी, लेकिन जोमैटो भारत में लिस्टिंग के लिए ये डीआरएचपी फाइल कर चुका है, तो वो अपने आप में एक बड़ी हेडलाइन है। अच्छा, इशू साइज क्या रहेगा? फ्रेश इक्विटी करीब 7,500 करोड़ की रहेगी। 750 करोड़ ओएफएस के जरिए इन्फो एज जो इनका पहला इन्वेस्टर था वो थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई देंगे। आप कह सकते हैं एग्जिट नहीं लेगा इन्फो एज, लेकिन कुछ स्टेक जरूर बेचेगा और स्टेक की वैल्यू 750 करोड़ रहेगी। तो टोटल इशू साइज अगर आप डॉलर टर्म्स में आके तो 1.1 बिलियन डॉलर यानी कि 8,250 करोड़ का ये आईपीओ है। अगले 2 हफ्तों में अनुमान यही है कि सेबी की ओर से फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा और उसके बाद मार्केट कंडीशन को देखकर कंपनी तय करेगी कि किस डेट पर ये इशू को लॉन्च करेंगे और प्राइसिंग बैंड आएगा। लेकिन याद रखिएगा, जो प्रोसीड्स हैं उसमें से 5,625 करोड़ कंपनी अपने डीआरएचपी में साफ कहती है कि अपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बिजनेस को ग्रो करने में इस्तेमाल करेगी। याद रखिएगा, इनऑर्गेनिक ग्रोथ में कंपनी ने जनवरी 2020 में ही दरअसल अक्वायर किया था उबर ईट्स का भारतीय बिजनेस और वहां पर करीब करीब 2485 करोड़ रुपए खर्च किए थे। तो मार्केट शेयर इनका इस समय जो डिटेल्स डीआरएचपी में है वो मार्केट लीडर है इस पर्टिकुलर बिजनेस में, और ये एक स्पेस है जो हम सब इस्तेमाल करते हैं और हम सब आदी हो गए हैं ऐप के जरिए खाना डिलीवर करने के लिए। तो और वहां पर कंपनी को लगता है डिजिटाइजेशन जैसे जैसे कोविड के चलते या फिर लॉकडाउन के चलते बढ़ा है, उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन याद रखिएगा, कंपनी लॉस दिखा रही थी। FY20 में करीब करीब 2,385 करोड़ का लॉस था। रेवेन्यू FY20 में जो कंपनी ने डिलीवर किया था वो 2,604 करोड़ का था, लेकिन पिछले जो 9 महीनों के आंकड़े आए हैं उसमें लॉस में कमी दिखाई जरूर गई है। प्री आईपीओ राउंड में कंपनी की वैल्यूएशन 5.4 बिलियन डॉलर की थी, वो आपने जहन में रखना है। कंपनी की शुरुआत 2008 में हुई थी। जोमैटो को नाम का फाइनली जो नामकरण हुआ था 2010 में हुआ था। और एक इंटरेस्टिंग चीज लिस्टेड एंटिटी के जरिए आपने देखनी है कि इन्फो एज ने जब इस कंपनी में पैसा लगाया तब उनकी जो वैल्यू थी उस पर्टिकुलर एक शेयर की वो ₹1.16 पर थी। तो देखेंगे कि प्राइसिंग क्या आती है और उस लिहाज से फिर सीधा कैलकुलेशन होगा कि इन्फो एज कितना यहां पर प्रॉफिट बनाता है। लेकिन रियली एक्साइटिंग टाइम्स, स्पेशली जब ये इंटरनेट कंपनी भारत की लिस्टिंग की पूरी तैयारी कर चुकी है। ये बहुत अच्छी बात है कि अपने देश में लिस्टिंग हो रही है, अपने निवेशकों को मौका मिलेगा तो आप जितनी बार जोमैटो से ऑर्डर करेंगे उतनी बार आपका भी मुनाफा होगा, क्योंकि यूज तो हम सब कर ही रहे हैं और आदी हो चुके हैं अब तो ऑनलाइन ऑर्डर करने के। जोमैटो के साथ साथ आपकी नजर होनी चाहिए फिलहाल तो इन्फो एज पे, जो कि यहाँ पे हिस्सेदारी बेचने वाले हैं, तो इमीडिएट फायदा तो उनको होता है। Naukri.com के नाम से जो साइट चलाते हैं उसके चलते काफी लोग इसको नौकरी के नाम से जानते हैं। इन्फो एज जो स्टॉक है, डायरेक्टर साहब जल्दी से अब इन्फो एज दिखाइए और उसके बाद मैं ये कहूंगा कि जोमैटो पे नाश्ता ऑर्डर कीजिए और नजारा पे गेम खेलिए। दूसरा स्टॉक इन्होंने बताया BHEL। नीलेश भाई क्या है हमारे साथ है फोन लाइन पे? हाँ जी। हाँ, भेल किस लेवल पे लिया आपने? भेल मैंने 56 पे लिया हुआ है। 56 पे भेल लिया है, यहाँ पे नुकसान है तकरीबन 9 रुपए का। अब ऐसा लगता है कि भेल ने एक बॉटम बना लिया है 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास। स्टॉक ने अपना 50 डे 20 डे मूविंग एवरेज आज गेन कर लिया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि 54-55 के स्तर वापस BHEL में देखने को मिलेंगे। तो पहला काम करना है स्टॉप लॉस लगाना है और वो स्टॉप लॉस का स्तर है 42 रुपए का। थोड़ा इंतजार करेंगे तो मेरा जो एक मीडियम टर्म टारगेट BHEL पे आता है वो 65 रुपए का है, लेकिन उसके लिए आपको 3 से 6 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। ओके, ये कॉल फिलहाल आपके लिए सामने आती हुई BHEL पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ट्विटर पे हमसे सवाल पूछ रहे हैं सैफ अली खान साहब और इनका सवाल है BPCL पे 429 की इनकी एवरेज है। BPCL हाल में जो थोड़ा सा कमजोरी बढ़ी है, थोड़ी सी सरप्राइजिंग रही, काफी ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए। मानस क्या राय देंगे आप?
देखिए, पहली बात तो कि ऐसे स्टॉक में नहीं ट्रेड करना चाहिए जहां पर क्लियरिटी ना हो। अगर आप चार्ट को देखेंगे बीपीसीएल के और आप 1 साल का चार्ट देख लीजिए, आप 2 साल का चार्ट देख लीजिए, तो यहाँ पर कहीं क्लियरिटी नहीं दिखती है, कोई ट्रेंड नहीं दिखता है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स नहीं दिखते हैं, तो ऐसे स्टॉक को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर कोई न्यूज़ के बेस पे स्टॉक खरीदा हुआ है, तो पहला काम करना है कि ₹400 के नीचे आपको स्टॉप लॉस ज़रूर रखना है। वो लेवल्स ब्रेक होंगे तो 360 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए बने रहिए, अगर स्टॉक एक बार 427, 428 के ऊपर निकलेगा, तो शायद 445, 450 के स्तर भी देखने को मिलेंगे। ओके, तो वेट कीजिए, फिलहाल एक ब्रेकआउट आने का इंतजार कीजिए, उसके बाद आपको नया मूव मिलेगा। रिको ऑटो पे एक बार नजर डालिए, ₹42 के लेवल मैंने यहाँ पर आते हुए देखे, और अब अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो ये तकरीबन डेली वॉल्यूम से 3 गुना होते हुए नजर आ रहा है। तो इस ब्रेकआउट पे प्राइस का सपोर्ट बेहद मजबूत। अगला सवाल लेते हैं, प्रणव कलंत्री साहब का ये सवाल है, इनके पास एनबीसीसी हैं, जानना चाहते हैं कि एग्जिट करें या बने रहें। अब भाव इन्होंने बताया नहीं, एनबीसीसी में तो इनको नफा नुकसान क्या है नहीं मालूम, लेकिन एनबीसीसी पे क्या राय है आपकी? देखिए, अगर ये बने रहना चाहते हैं तो इनको ₹38 का स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। चार्ट पे कोई खास पैटर्न नहीं दिखता है, बॉटम फॉर्मेशन तो ट्राई कर रहा है स्टॉक, लेकिन अभी भी कंफर्मेशन नहीं आया है। तो कंफर्मेशन आने के लिए ₹42 के लेवल्स के ऊपर स्टॉक को निकलना पड़ेगा। उसके ऊपर निकलेगा तो ₹50 के लेवल वापस देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए बने रहिए, लेकिन ₹38 के नीचे आपको स्टॉप लॉस जरूर लगेगा। ओके, तो यह राय आपके लिए एनबीसीसी पे। और अब चलिए जरा 1280 पे मैं तो ये, अगर आप देखें 250 की कॉल पे फोकस कर रहा हूँ। जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, टाटा स्टील और मिड कैप में स्पेशली शैल जी। वीरेंद्र जी, मुझे तो स्टील अथॉरिटी पर बहुत ही विश्वास है, और यहाँ पर आशीष चतुर्मोता साहब आपको 108 का लक्ष्य देके गए हैं लगभग 2-3 दिन पहले। आपके सामने 102.85 है दिन का उच्चतम लेवल, और इसी काउंटर पर मैं आपकी प्राइस चेक करवाऊंगा चंदन तपड़िया साहब से। वो इसलिए क्योंकि छोटा टिकट आइटम है, और आप बाकी सारे काउंटर्स पर रिकॉर्ड हाई देख रहे हैं, लेकिन स्टील अथॉरिटी में अभी बहुत जगह बाकी है। ये आपको बहुत बढ़िया मूव देगा। चंदन जी, 103.30 जैसे ही आप स्क्रीन पर आए, देखिए क्या जबरदस्त रॉकेट आपको स्टील अथॉरिटी में लगता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, स्टील अथॉरिटी काफी अच्छा लग रहा है, और इस सीरीज में लगभग 40% का गेन ये हासिल कर रहा है, और यहाँ पे अभी काफी शॉर्ट्स कवर होने बाकी है, और 100 के ऊपर जिस हिसाब से होल्ड कर रहा है, इसमें 100 की काफी कॉल राइटिंग हो रही थी, उनको सब अनवाइंडिंग का प्रेशर आएगा, और उनकी अनवाइंडिंग के प्रेशर में ही 4-5% की रैली काउंट में बनेगी। स्टॉक में खाली एक ही इश्यू है एफएनओ के बैन पीरियड में, बट ओवरऑल केस में पोजीशन रखें। 100 के लेवल से पोजीशन कंटिन्यू रहनी चाहिए। 108 से 110 तक के टारगेट स्टील अथॉरिटी में बनने चाहिए, और पूरा मेटल सेगमेंट वो यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है। चलिए, मेटल्स में आपको शानदार मोमेंटम दिखेगा। 103.30 दिन का उच्चतम लेवल स्टील अथॉरिटी पर, और ध्यान दीजिए जेएसडब्ल्यू स्टील पर, यह आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 675.65।